सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार यादव। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। और हिंदी का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला। हमने हिंदी वर्णमाला का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने हिंदी वर्णमाला में एक अपना वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने उसे बहुत अधिक पसंद किया था, इसलिए मैं वर्णमाला के अंतर्गत दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं बात करने लगूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर हम बात करने लगे, आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखिए। मैं अपनी हर वीडियो में इस बारे में आपसे बताता हूं कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखिए। जब आप नोटबुक और पेन रखेंगे और उसको साथ में राइट करेंगे, क्योंकि राइट करने से चीजें याद हो जाती हैं। अगर हम किसी भी चीज को वर्बली बोलने लगे तो वर्बली से इतनी याद नहीं होती जितना हमारा राइटिंग से याद होती है चीजें। आइए, अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात करूं, हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। मैं जो हमारा पहले वीडियो में था उसको भी इसी वीडियो के साथ, और जो इस वीडियो में है उसको भी इसी वीडियो के साथ, दोनों को इनबिल्ड कर देता हूं। इनबिल्ड कहने का मतलब, मैं आपको जो पहले वीडियो में जो भी कुछ हुआ था वर्बली बताता हूं, और जो इस वीडियो में होगा वो आप इसको देखिए। पहली वीडियो में हमारा जो हुआ था, आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला। आप गौर से सुनेंगे तो चीजें याद भी हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें सुनने से भी याद हो जाती हैं हिंदी। और अगर आपको यह है तो हमारे लिंक पर जाइए, हमारी पुरानी वीडियो को सर्च कीजिए। जो हिंदी वर्णमाला का आधा पार्ट हमने उसमें लिया था, आधा पार्ट हम इस वीडियो में लेंगे। आपसे पूछा जाएगा, अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करने लगे तो पर्टिकुलर एवरी पार्ट अवेलेबल ऑफ द डेफिनेशन पार्ट। कहने का मतलब, किसी भी हिंदी वर्णमाला का एक शाब्दिक अर्थ होता है, किसी भी टॉपिक का एक शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर में, अभी की बार सा बीएड में पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी पीसीएल, बीएड, बीटीसी, यूपी टेट, हरियाणा टेट। कहने का मतलब, हिंदी जिन भी हमारे सब्जेक्ट में आती है, हिंदी जिस भी डिपार्टमेंट में आती है, वहां पर हिंदी में ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं वर्णमाला में, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस बात का आप विश्वास रखिए मेरे साथ। अगर मैं बात करने लगूं हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला की परिभाषा, कहने का मतलब, हिंदी में जब सभी वर्णों को एक सार्थक क्रम में लिखा जाता है, एक सार्थक क्रम में लिखा जाता है, तो उसे हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को कितने, स्वर और व्यंजन। आपसे पूछा जाएगा स्वर, दैट इज अ वोवेल्स। स्वर की अगर हम बात करने लगे, अभी पूछा गया था स्वर के प्रकार कितने हैं, तो स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर आप इसको वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो सर्च कीजिए, मैंने हिंदी का एक पार्ट पहली वीडियो में बनाया था, जो आपको समझ में आएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपसे पूछा जाएगा ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है और एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या है 4। दूसरी कंडीशन की मैं बात करने लगूं, वे 4 हैं कौन से, ए, ई, उ और रै, ऋषि। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए हिंदी वर्णमाला में मूलतः या प्रारंभिक, हिंदी वर्णमाला में मूलतः या प्रारंभिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः या प्रारंभिक वर्णों की संख्या है 46। उच्चारण के स्थान पर कितने वर्ण हैं, 44। हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में कुल कितने वर्ण हैं, 52। जब दो भागों में बांट दिया गया, आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक स्वरों की संख्या 11, प्रयोग के आधार पर स्वर 11, वर्तमान में कुल स्वरों की संख्या 13। आप व्यंजन की बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक व्यंजन कितने हैं, तो प्रारंभिक व्यंजन है 33। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कुल व्यंजन कितने हैं, 39। कहने का मतलब 13 + 39, 13 और 39 को जोड़ा जाए तो वर्तमान में कुल वर्ण कितने हैं, 52। और वर्ण का दूसरा रूप है अक्षर। जैसे मैं बात करने लगूं, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, फिर आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है। फिर आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो, ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों की कुल संख्या है 7। कहने का मतलब प्रारंभिक 11 थे, 11 में से 4 ह्रस्व में चले गए, तो बाकी के बचे कितने, 7। वो सारे के सारे हैं क्या, दीर्घ स्वर। फिर आता हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का, ये बताइए क्या प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में किया जाता है, प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में नहीं किया जाता।
प्लुत स्वर का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पुकारने के लिए किया जाता है, कॉलिंग के लिए किया जाता है। जैसे मैं बात करने लगूं, मेरा कोई दोस्त है और मेरा दोस्त आगे निकल गया, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त आगे निकल गया, मैं उसको बोलता हूं ओए। अब मुझे ये बताइए, क्या ओए किसी बुक में आपने लिखा देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। ओए क्या है, हम यूज तो करते हैं, लेकिन ये किसी का भी कोई शब्द नहीं है, ये है प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी मैं बात करने लगूं आपसे, जब किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद ई स्वर का प्रयोग किया जाता है, ई वोवेल्स का प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर की चौथी डेफिनेशन, चौथी परिभाषा, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं जब तक, करेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, याद नहीं होगा तो चीजें आसान नहीं होंगी, और याद करना बहुत आसान है। पता नहीं आपको डिफिकल्ट कैसे लगता है, आप एक बार एकाग्र मन तो लगाइए, चीजों को आसान मैं बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर हम बात करने लगे, आपसे पूछा जाएगा दूसरी परिभाषा, प्लुत स्वर का प्रयोग करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना लगता है, और प्लुत में ह्रस्व से 3 गुना तिगना समय लगता है। आगे हम चलेंगे, आपसे पूछा जाएगा व्यंजन। अगर मैं व्यंजन की बात करने लगूं, हमारे व्यंजन पहले आते हैं स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या है 25। याद करना बहुत आसान, ये याद है तो समझ लो हिंदी वर्णमाला आधी याद है, क्योंकि आने वाले आगे के सभी इसी में ही प्रयोग होंगे। स्पर्शी व्यंजन है 25। आप इसका पहला सीरीज याद कर लीजिए, प्रथम वर्ग के अक्षर याद कर लीजिए। प्रथम वर्ग के अक्षर हैं क, च, ट, त, प। कचट तप, कचट तप याद हो जाएगा, कै ख गै घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। आपसे पूछा जाएगा, फिर आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन डायरेक्टली आपसे पूछेगा कितने हैं, 4, य र ल व, य र ल व। आपसे पूछा जाएगा उष्म व्यंजन, या उष्म व्यंजन का दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने हैं, ये हैं हमारे 4, स और है। कहने का मतलब स सलजम वाला, स समकोण वाला, स षटकोण वाला, और है हलकारा। फिर आगे हमारा आता है चर व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 हैं, ड और ढ। आपसे पूछा जाएगा, फिर हमारे 4 हैं संयुक्त व्यंजन। अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करने लगूं, तो आपसे पूछा जाएगा कक्षा वाला 6, ज्ञानी वाला ग, तय त्रिशूल वाला त्र, और श्रृंगार वाला स। ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। संयुक्त व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये व्यंजन और व्यंजन के मेल से बनते हैं। मैं इसके बारे में अभी आपको खोलकर बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल्ड में जाना है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, सर्च करिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब अब की बार मैंने दोनों वीडियो को इसी में इनबिल्ड कर दिया। सारी वर्णमाला को इसी प्रकार आपके याद होनी चाहिए। अगर आपकी पूरी हिंदी इस प्रकार याद हो गई तो आपके पूरे के पूरे नंबर आने के पूरे चांस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चीजें इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान होती तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है कचट तक, क्या 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 गहन है, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प प ब भ म। ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये र ल व। ये हमारे उष्म व्यंजन तीनों से और है। आपसे पूछा जाएगा, अगर हम बात करने लगे, हमारी पहली कंडीशन आती है, ये बताइए, आपको दिख रहा होगा, ये बताइए कि अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? किसको? अघोष। हमें ये बताइए अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? कभी कभी एग्जामिनर डेफिनेशन पूछ लेता है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में, आपसे पूछा जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक व मुख से वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक व मुख से वायु धीमी गति से निकलती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक व मुख से वायु धीमी गति से निकलती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा आते कौन कौन है? कहने का मतलब आपको ये दिख रहे होंगे स्पर्शी व्यंजन 25, आपको 25 स्पर्शी व्यंजन दिख रहे होंगे, पहले व दूसरे वर्ग के सभी अक्षर। कहने का मतलब पहले व दूसरे वर्ग के सभी अक्षर। आपसे पूछा जाएगा और क्या आएगा? कहने का मतलब उष्म व्यंजन के तीनों से। तीनों से का मतलब ये से,
ये से और ये से, बस और कुछ नहीं आएगा। ऐसे साथ में नोट डाउन करते रहोगे। एगोस व्यंजन आपसे पूछा जाएगा, एगोस व्यंजन की पहचान क्या है? तो एगोस व्यंजन की पहचान है स्पर्शी व्यंजन के पहले व दूसरे, पहले वाले सारे, दूसरे वाले सारे, पहले वर्ग के सारे अक्षर और दूसरे वर्ग के सारे अक्षर और उसम व्यंजन के तीनों से का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पूछेगा कैसे, कंफ्यूज कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास कंफ्यूज करने के तरीके बहुत हैं। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, जितना एग्जामिनर एक कदम बढ़ेगा ना, मैं आपको 4 कदम आगे रखूंगा। कहने का मतलब हमारे ही दायरे के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछा कैसे जाएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, यहां पर आइए। हमारा पहला ये है, जैसे मैं बात करने लगू कै, मैं बात करने लगू जय, मैं बात करने लगू दे और मैं बात करने लगू ने। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इनमें हमारा एघोष व्यंजन कौन सा है? समझ रहे हो ना? ऐसा एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी ऐसे ही पूछा जाएगा, एघोष व्यंजन है कौन सा? तो आपको पहचान पता होगी, स्पर्शी व्यंजन के पहले व दूसरे वर्ग के सभी अक्षर और उसम व्यंजन के तीनों से का प्रयोग होता है। अब कर लो आप, देखिए क्या कौन से सीरीज में आ रहा? हाँ, पहला एघोष के अंतर्गत ही तो आता है, इसका मतलब ये तो है। आपसे पूछा जाएगा, देखिए जय, जय कौन सी सीरीज में? ये पहले के, दूसरे के, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपसे पूछा जाएगा जय कौन से में आ रहा? तीसरे में आ रहा। क्या इसमें कहीं तीसरा है, थर्ड फॉर्म है, इसमें तीसरा वर्ग है, थर्ड ग्रुप है? नहीं है। इसका मतलब ये एघोष हो ही नहीं सकता। आपसे पूछा जाएगा द, ये बताइए द कौन से में आ रहा? थर्ड में। क्या इसमें थर्ड है? बिल्कुल एघोष नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाएगा न, देखिए न ये यहां पर आ रहा है, ये पांचवें पर है। क्या इसमें कहीं पांचवा वर्ग है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा ये प्रयुक्त जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताइए कौन सा एघोष व्यंजन है? तो कौन सा हो गया कै। अगर आप इसको देखोगे तो आपको सभी समझ में आएगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सब याद होना चाहिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारी डिटेल में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एघोष व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक व मुख से वायु धीमी गति से निकलती है, उन्हें एघोष व्यंजन कहा जाता है। एघोष व्यंजन की पहचान, एघोष व्यंजन के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन के पहले वर्ग के सभी अक्षर, दूसरे वर्ग के सभी अक्षर और उसम व्यंजन के तीनों से, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और उस व्यंजन के तीनों से का प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनर पूछेगा कि ये बताइए इनमें से कौन सा एघोष है? एग्जामिनर पूछेगा इनमें से कौन सा एघोष है? कहने का मतलब कै, जय, दैन है। तो देखिए कै कौन से सीरीज में आ रहा? पहली में। हाँ, पहला है उसके अंतर्गत, इसका मतलब ये तो होगा। जय नहीं है क्योंकि थर्ड में आ रहा, दै नहीं है थर्ड में आ रहा और थर्ड उसमें है नहीं, अने नहीं है, अने फिफ्थ में आ रहा, अने उसमें है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने ये सब देख लिया होगा, इसी में ही हमारा अगला पार्ट आता है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए सैघोष या घोष व्यंजन, सैघोष या घोष व्यंजन किसे कहा जाता है? सैघोष या घोष व्यंजन किन्हें कहा जाता है? उसी प्रकार जिस प्रकार एघोष पढ़ा था, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सैघोष व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक व मुख से वायु तीव्र गति से, वहां पर क्या निकलती थी? मंद गति से, धीमी गति से, यहां पर क्या निकलेगी? तीव्र गति से। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक व मुख से वायु तीव्र गति से निकल जाती है, तेज निकल जाती है, उन्हें सैघोष या घोष व्यंजन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा पहचान क्या है? मैनली जो परिभाषा डेफिनेशन तो रियर में पूछेगा, वो आपसे पहचान नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। सैघोष व्यंजन के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन के, क्योंकि पहला और दूसरा कहां चला गया? एघोष में चला गया, जो बाकी बचा इसके अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग के सभी अक्षर। कहने का मतलब चारों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? ये, र, ल और व, चारों अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल, व। और उसमें देखिए है भी तो बचा था, है तो नहीं गया था एघोष में, उसमें व्यंजन का है। और सभी स्वर जितने भी वोवेल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सैघोष या घोष हैं। कभी एग्जामिनर आपको डाउट कर देता है
वहां पर मैं अगर सघोष लिखवा देता, वो पूछ लेता घोष व्यंजन बताइए, क्योंकि सघोष है और अघोष है, लेकिन घोष कौन सा है। तो जब वो ना सघोष दे ना अघोष दे, सिर्फ घोष दे, आप समझ जाना वो बात किसकी कर रहा है, सघोष की कर रहा है। सघोष व्यंजन के अंतर्गत तीसरे वर्ग के सभी अक्षर, चौथे वर्ग के सभी अक्षर और पांचवें वर्ग के सभी अक्षर आते हैं, और इंटरनली अदर पार्ट अंतस व्यंजन यह रेलेव है और उसमें व्यंजन का है, और सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं समझाता हूं एग्जामिनर पूछेगा कैसे, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं कहने लगू हमारा पहला पार्ट आता है ज, दूसरा आता है ठ, तीसरा आता है फ, चौथा आता है त। अब आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इसमें से हमारा कौन सा सघोष है और कौन सा हमारा अघोष है। इनमें से ये बताइए प्रयुक्त दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सघोष व्यंजन है। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है और आपको चेक करना है। पहचान भी आपके पास है, परिभाषा भी आपके सामने। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम चेक करेंगे जय कौन सी सीरीज में आ रहा, थर्ड में आ रहा। अब चेक करेंगे क्या थर्ड सघोष में आता, हाँ बिल्कुल आता, तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के सारे अक्षर, इसका मतलब ये तो होगा। मैं बात करने लगू ठ। अब देखिए ठ कहां आ रहा हमारा, अगर ये सब याद होंगे जब ही कर पाओगे। ठ हमारा आ रहा है सेकंड में, क्या इसमें कहीं सेकंड है, इसका मतलब ये सघोष और घोष बिल्कुल नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाएगा फ, अगर मैं फ की बात करने लगू, देखिए फ कहां रहा, सेकंड फॉर्म में है, क्या इसमें कहीं सेकंड है, बिल्कुल नहीं होगा सघोष। अब मैं बात करने लगू तय। अब देखिए तय कहां रहा, तय आ रहा फर्स्ट में, क्या इसमें कहीं फर्स्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसे चार ऑप्शन देगा, आपको सघोष और घोष की पहचान होनी चाहिए। अगर पहचान याद है तो ये याद होना चाहिए, चीजें आसानी से कर लोगे। जिस प्रकार आपको अंग्रेजी वर्णमाला की ABCD याद है ना, उसी प्रकार आपको ये सभी याद होना चाहिए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, मेरी बातें आपको थोड़ी इजी लग रही होंगी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में है, उसको सब कुछ हैपे नार आपे आम याद होंगे, लेकिन आपके याद नहीं है, समझ गए। तो आप इतने नीचे चले गए। जो चीजें हमने फर्स्ट व सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, देखिए समय किस अनुसार घूमा है, समय हमें वहीं लेकर आ गया, हमें दोबारा क्या ख ग घ पढ़ना पड़ गया। अगर सेलेक्ट होना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चीजें बहुत आसान है, मैं सभी चीजों को आसान करके समझाऊंगा। सघोष या घोष व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक व मुख से वायु तीव्र गति से निकलती है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहा जाता है। पहचान, इसके अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के सभी अक्षर, सभी अंतस व्यंजन यह रेलेव है और उष्म व्यंजन का है, और सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। ऐसा देगा, ये बताइए प्रयुक्त ऑप्शनों में से, प्रयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सघोष व्यंजन है। देखिए जय कहां रहा हमारा, थर्ड में आ रहा, और बाकी के सभी फर्स्ट और सेकंड में आ रहे, और फर्स्ट और सेकंड इसके अंतर्गत नहीं आता। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए अगर हम बात करने लगे, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, अगला हमारा आएगा अल्प प्राण व्यंजन। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा अल्प प्राण व्यंजन। अगर मैं अल्प प्राण व्यंजन की बात कर रहा है, एग्जामिनर परिभाषा पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, क्योंकि पता नहीं, अब की बार एक पेपर में मैंने देखा था, उसमें पूछा था क्रिया के करने या होने के बोध को। क्रिया की परिभाषा क्या है, किसी कार्य के करने या होने के बोध को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। अब की बार डेफिनेशन पूछ ली, उसने ऐसे पूछा था, किसी कार्य के करने या होने को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, कारक कहा जाता है, लिंग कहा जाता है, वचन कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, क्रिया। तो परिभाषा भी हम याद कर लें तो चीजें आसान रहेंगी। अगर मैं बात करने लगूं अल्प प्राण व्यंजन डेफिनेशन, जिन वर्णों का उच्चारण करने में केवल मुख का प्रयोग होता, नाक का प्रयोग नहीं होता, जिन वर्णों का उच्चारण करने में केवल मुख से वायु धीमी गति से, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह केवल मुख से वायु धीमी गति से निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता कौन सा है,
तो अल्प प्राण व्यंजन की पहचान क्या है? अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवे क्या होता है? पहले, तीसरे और पांचवे वर्ग के सभी अक्षर, और क्या आएगा? और सभी अंतस्थ व्यंजन। कहने का मतलब यह, र, ल और व, सभी अंतस्थ व्यंजनों का, बस और कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब अल्प प्राण व्यंजन जिसे मुख से वायु धीमी गति से निकले। पहचान क्या है? स्पर्शी व्यंजन के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग के सभी अक्षर और चारों के चारों, सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन कौन से? या व का प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा? वो कंफ्यूज भी तो करेगा हमें। आइए मैं बताता हूं। आपसे पूछा जाएगा ज, ड, ल, फ, ज, ड, ल, फ। अब ये बताइए प्रयुक्त ऑप्शनों में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? अगर मैं अल्प प्राण व्यंजन की बात करने लगूं तो आपको तो सारा पता ही है, सब कुछ आपके सामने लिखा है। अब की बार आपको बताना है। आप बताइए कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? देखिए मैं जय की बात करने लगूं, जय कौन सी फॉर्म में? थर्ड में। क्या इसमें कहीं थर्ड है? हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब ये तो होगा। अब देखिए मैं बात करने लगूं डे, डे कौन सी फॉर्म में? हाँ थर्ड तो उसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल होगा। मैं बात करने लगूं ले। अब देखिए ले तो एक अंतस्थ व्यंजन है, क्या इसके अंतर्गत कहीं ले आता है? हाँ ले आता है, अंतस्थ व्यंजन है लेकिन अल्प प्राण में आता है, ये भी होगा। अब मैं बात करने लगूं फे। अब देखिए फे कौन से सीरीज में आया? सेकंड में। तो फे सेकंड में, क्या कहीं इसमें सेकंड है? दूसरा वर्ग है? नहीं है, ये नहीं होगा। आपको पता होगा ऊपर के तीनों हमारे अल्प प्राण व्यंजन हैं, लेकिन फे हमारा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ जैसा एग्जामिनर पूछेगा, जिस प्रकार से पूछेगा, अगर आप सारी डिटेल को पढ़ते रहोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करने लगूं, हमारा क्या आता है? महाप्राण व्यंजन। आपसे पूछा जाएगा महाप्राण व्यंजन किन्हें कहा जाता है? कहने का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुख से वायु, वहां पर क्या था? सैघोष, सैघोष में नाक का भी प्रयोग होता था। अल्पप्राण और महाप्राण में नाक का प्रयोग नहीं होगा। महाप्राण व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से धीमी गति, तीव्र गति से निकलती है। अल्पप्राण में धीमी, महा में तीव्र मतलब तेज, तीव्र गति से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब मेन आता पहचान क्या है इसके अंतर्गत? स्पर्शी व्यंजन के दूसरे और चौथे। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा तो कहां चला गया था? अल्पप्राण में। बचा क्या? इसके अंतर्गत दूसरे व चौथे वर्ण के सभी अक्षर, दूसरे व दूसरा वर्ग और चौथे वर्ग के सभी अक्षर और सभी उष्म व्यंजन। सभी उष्म व्यंजन मतलब तीनों से और है, तीनों से और है का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? महाप्राण व्यंजन। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चीजें बहुत आसान है। अगर मैं बात करने लगूं, हमारा पहली कंडीशन आती है छ, दूसरा आता है द, तीसरा आता है भ और फोर्थ आता है हमारा मैं। अब छ, द, भ, में आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा हमारा महाप्राण व्यंजन है? कर लो। छ कौन सी सीरीज में आ रहा? सेकंड में। क्या सेकंड है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि सेकंड में महाप्राण है। और 6 कौन सी में आ रहा? सेकंड में आ रहा। अब आता है द। अगर मैं द की बात करने लगूं, द कहां है? थर्ड में। क्या इसमें थर्ड है? बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये महाप्राण नहीं होगा। अब देखिए मैं बात करने लगूं भ। आपसे पूछा जाएगा भ है कहां? फोर्थ में। क्या इसमें कहीं फोर्थ है? हाँ है, इसका मतलब ये भी महाप्राण होगा। अब मैं बात करने लगूं मैं। अब देखिए मैं कौन से सीरीज में आ रहा? पांचवी में। क्या इसमें कहीं पांचवी सीरीज है? बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब पहले मैंने आपको, अगर मैं बात करने लगूं एग्जामिनर भी कैसे पूछेगा, परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, मैंने इन सब के बारे में आपको बताया होगा। अगर मैं बात करने लगूं, पहले मैंने अघोष बताया, फिर मैंने सैघोष बताया, समझ रहे हो ना? पहले मैंने अघोष बताया, फिर मैंने सैघोष बताया। सेकंड अगर मैं बात करने लगूं, फिर मैंने अल्प प्राण बताया, फिर मैंने महाप्राण बताया।
इन व्यंजनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। इससे पहले जो लास्ट हुआ था वो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। आप मेरे चैनल पर जाइए ओम स्टडी क्लासेस और जाकर पहले वीडियो को सर्च कीजिए, वर्णमाला की पहली वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। और आगे का जो है आपको इस अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, आगे आपसे पूछा जाएगा, यहां से हमारी ये कंडीशन आती है। कई बार पेपर में पूछा गया है और मैं चीजों को आसान करके आपके सामने रख दूंगा, चीजों को आसान करके आपके सामने रख दूंगा, डाउट बचेगा ही नहीं आपके पास, इतना आसान कर दूंगा चीजों को। हिंदी का एक प्रकार का चमत्कार है, हिंदी का एक प्रकार का महासंग्राम है अगर आप इसको पढ़ लोगे। पहली हमारी कंडीशन आती है, देखिए हमारा कै, खे, गे, घे और अण। आपसे पूछा जाएगा जो पहली हमारी कंडीशन आती है, ये बताइए कंठीय व्यंजन किन्हें कहा जाता है। क्या बताया? कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन, तो कंठीय व्यंजन मैं आपको ये क्या होगा कई प्रकार से बताऊंगा। आपसे पूछा जाएगा पहले तो परिभाषा भी बताइए, दूसरी मैं कंडीशन की बात करने लगूं, परिभाषा तो पूछेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, मैं आपको मेथडली भी बताऊंगा। आप पहले मुझे सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरी तरफ देखिए, आपको लगेगा ये बताइए मैं अपने पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, जब हम आगे चलेंगे। जैसे मेरा पहला पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कंठ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, इसको बोलते हैं कंठ। जीभ को सभी जानते होंगे, जो हमारे लिप्स हैं, ये अगर मैं बात कर लूं टंग, ये हमारी जीभ है। मैं लिप्स की बात करने लगूं, ये हमारे होठ हैं। होठों को सभी जानते हैं, जीभ को सभी जानते हैं, कंठ को सभी जानते हैं, दांतों को सभी जानते हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थोड़ा गौर करना और इसको यूज भी करना, चीजें आसान हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आप अपनी जीभ को अपने ऊपर के दांत के पिछले वाले हिस्से पर लेकर जाइए। आपको देखिए जब वहां पर आप अपनी जीभ को लेकर जाएंगे तो वहां पर एक हार्ड मेटल होगा, एक कठोर पदार्थ होगा। वो जो आपको हार्ड सा लग रहा होगा उसको बोलते हैं कठोर तालु। अगर उससे पीछे आप अपनी जीभ को लेकर जाओगे तो आपको एक घुमाव लगेगा, उससे पीछे अगर आप अपनी जीभ को लेकर जाओगे तो आपको एक घुमाव नजर आएगा, उसको बोलते हैं मूर्धा। अगर आप उससे पीछे जाओगे तो आपको एक समतल मैदान दिखाई देगा मुंह के ऊपरी सिरे पर, उसको बोलते हैं तालु। ये तो हो गया प्रैक्टिकली। अब मैं आपको साथ में कराता हूं। देखिए जैसे मेरा कंठीय व्यंजन है, आपसे पूछा जाएगा ये जो मेरी सीरीज है ये कंठीय व्यंजन के अंतर्गत आती है, और कंठीय व्यंजन में यही नहीं आता, समझ गए? कंठीय व्यंजन में यही नहीं आता, आगे भी है, ए भी आता है, आ भी आता है भी आता है और है भी आता है, समझ गए? ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है? कंठीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बात करने लगूं, आपसे पूछा जाएगा कंठीय व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करने में, पहली कंडीशन, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा, जिह्वा किसको बोलते हैं? जीभ को। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, और ऐसा प्रतीत होता है कि आवाज सीधे कंठ से निकल कर आती है। कहां से? कंठ से। अब बोलकर देखिए, प्रैक्टिकली भी बताता हूं, ये तो हो गया मेथडली। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, और ऐसा प्रतीत होता है कि आवाज कहां से निकल कर आती है? कंठ से निकल कर आती है, उन्हें कंठीय व्यंजन कहा जाता है। प्रेशर कहां पड़ेगा? आप जोर से बोलिए कै। अगर मैं क्या बोल रहा हूं तो मेरे तो प्रेशर कहां पर पड़ रहा? कंठ पर, गले पर पड़ रहा। अब बोलकर देखिए क्या, क्योंकि प्रैक्टिकली भी याद होना चाहिए। अगर आप पेपर में भूल जाएंगे, प्रैक्टिकली भी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना आसान बताऊंगा आपको। अब बोलिए क्या, क्या हमारी जीभ कहीं टकराई? बोलिए खे, कहीं टकराई? गे, घे, कहीं नहीं टकराएगी जीभ, क्योंकि ये हमारे क्या है? और कंठीय व्यंजन के अंतर्गत इन स्वरों का भी प्रयोग किया जाता है। कै, खे, गे, घे, न, ए, आ, है और है, ये सारे के सारे क्या है? कंठ। एग्जामिनर पूछेगा कैसे? पहली हमारी कंडीशन आती है, पहली बार तो हम ऐसे चले थे, अब की बार हमें ऐसे चलना। पहला आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए इनमें से कौन सा कंठीय व्यंजन है या कौन सा कंठीय व्यंजन नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। गे, डे, दे, पे।
अब देखिए क्या गे इस सीरीज में कहीं आ रहा है? हाँ गे आ रहा है, कंठे की ये वाली सीरीज है तो गे आ रहा है, तो ये क्या होगा? कंठे व्यंजन होगा। अब देखिए ड, क्या उसमें कहीं ड है? ड तो कौन से में यहां पर है, ये तो नहीं होगा। द कौन से में यहां पर है, ये भी नहीं होगा। पै कौन से में यहां पर है, तो ये भी नहीं होगा। आपको प्रयुक्त ऑप्शनों में कौन सा कंठीय व्यंजन होगा, समझ में आ रहा है? चीजें बहुत आसान है, कंटिन्यू साथ में इस चार्ट को, अगर आपके ये चार्ट याद हो गया, अगर ये चार्ट आपके अगर याद नहीं है तो फिर चीजें टफ भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, देखिए जब हम बात करेंगे तालु व्यंजन, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, हम बात किसकी करते हैं? तालु की करते हैं। अगर मैं ये सीरीज की बात करने लगूं, ये हमारी सीरीज है कौन सी? अब की बार हम कैसे चल रहे हैं? अब की बार हम चलेंगे ऐसे। ये है तालु व्यंजन, ये ही नहीं और कुछ स्वर भी आते हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये और से। कई ये पिछली बार पूछा गया था पेपर में, ये बताइए सलजम वाला से किसके अंतर्गत आता है? ये कंठीय है, तालु है, मूर्धा है, दंतीय है या ओष्ठीय है? तो ई और यस है, ये किसके अंतर्गत आता है? तालु व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा तालु व्यंजन की परिभाषा। पहले, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कठोर तालु को स्पर्श करती हुई, कहने का मतलब हल्की सी लगती हुई, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कठोर तालु को स्पर्श करती हुई मूर्धा से फिसल जाती है, उन्हें तालु व्यंजन कहा जाता है। यह हमारी जिह्वा पीछे के तालु को छूती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर के तालु को छूती है, ऊपर जाकर टकराएगी, एकदम यहां पर फिसलेगी नहीं, ऊपर जाकर टकराएगी, उन्हें तालु व्यंजन। अब बोलिए च, देखिए हमारे ऊपर वाले मुंह के, एकदम ऊपर वाले मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर टकरा रही है। छ, जय कहां टकरा रही है? एकदम ऊपर, कहीं ना तो फिसल रही है ना कहीं जा रही है, एकदम कहां टकरा रही है? मुंह के ऊपरले हिस्से पर। तो ये क्या है? तालु व्यंजन। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और आप इनको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, अगर मैं बात करने लगूं, ये हमारे आते हैं मूर्धा व्यंजन। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए मूर्धा व्यंजन किसे कहा जाता है? अगर मैं मूर्धा व्यंजन की बात करने लगूं तो मूर्धा व्यंजन में हमारा ट, ठ, ड, ढ और अन। आपसे पूछा जाएगा, आगे भी हमारा आता है र, र और स, ये भी हमारे क्या हैं? ये भी हमारा मूर्धा। अब आपसे पूछा जाएगा मूर्धा व्यंजन की परिभाषा क्या है? कहने का मतलब, अगर मैं मूर्धा व्यंजन की बात करने लगूं तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कठोर तालु को स्पर्श करती हुई मूर्धा से फिसल जाती है। मूर्धा कहने का मतलब यहां पर जीभ एक स्थान पर रुकेगी नहीं, आगे को बढ़ती जाएगी। वहां पर तो ऊपर रुक रही थी जागे, यहां पर रुकेगी नहीं, आगे को बढ़ती जाएगी, उन्हें क्या बोलेंगे? मूर्धा। जैसे मैं बात करने लगूं ट, मैं बात करने लगूं ठ, तो देखा होगा आपने हमारी जीभ एकदम आगे की तरफ को भाग रही है। आप बोलिए ड, आप बोलिए ढ, और उसी प्रकार आप बोलकर देखिए च, एकदम चिपक गई, जा जाकर चिपकनी है, लेकिन यहां पर आगे को बढ़ रही है। ट, ड कहने का मतलब जहां से चली है उससे थोड़ा आगे को फिसल रही है, इनको क्या बोलेंगे? मूर्धा व्यंजन। और आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, पेपर में तो डायरेक्टली पूछेगा, मैं तो याद करने का एक तरीका बता रहा हूं जो बहुत आसान है। आपसे पूछा जाएगा, ये है हमारे दंतीय व्यंजन, ये दंतीय व्यंजन की सीरीज है। आपसे पूछा जाएगा दंतीय व्यंजन है कौन कौन से? एक हमारा ल, ये और जुड़ जाता है, एक हमारा ये वाला स और जुड़ जाता है। दंतीय व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का, और ये जो परिभाषा होगी वो कहां तक यूज करेगी? आपको यहां तक करेगी, आगे तो आपको फिर भी याद करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा दंतीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर के कठोर तालु को स्पर्श करती है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर के कठोर तालु को स्पर्श करती है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहा जाता है। दंतीय व्यंजन के अंदर आप बोलिए तय, देखिए मैं सबके अलग अलग आपको दोबारा बताऊंगा। आप बोलिए तय, हमारे ऊपर वाले दांत के अगर मैं बात करने लगूं, पिछले वाले हिस्से पर टकराई, जो मैंने हार्ड मेटल बताया था, तय, ठ, ड, ध, सभी प्रकार में अलग अलग है ना, बिल्कुल वहीं टकरा रही है पूरे वाली सीरीज में। आप बोलिए ट, आगे को फिसल रही है। आप बोलिए च, ऊपर जाकर चिपक गई। आप बोलिए क, कहीं भी नहीं टकराई जीभ मुंह के हिस्से से, कहने का मतलब सबका अलग अलग हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा दंतीय।
आपसे पूछा जाएगा औष्ठीय व्यंजन, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए हमारा औष्ठीय व्यंजन कौन सा है। तो ये हमारे पे वाली सारी सीरीज हमारी क्या है, औष्ठीय है, और इसके अंतर्गत उ और औ, इसके अंतर्गत और क्या आता है भाई, उ और औ, और ऐड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं औष्ठीय। औष्ठीय व्यंजन की परिभाषा बहुत आसान है। अगर मैं औष्ठीय व्यंजन की परिभाषा की बात करने लगूं, आपसे पूछा जाएगा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ लिप्स आपस में स्पर्श करते हैं, उन्हें औष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। आप बताएंगे बगैर होठ मिलाए पे, बोलिए क्या बोल सकते हो गई ना पहचान, ऐसे याद हो जाएगा। पे बिना होठ मिलाए बोला नहीं जाएगा, पे फे बे भे। मैंने बोला था ये नियम कहां तक लागू होंगे, यहां तक, आगे तो इसके साथ ही याद हो जाएंगे। जैसे कचट तप याद हो गया, क्या क्या गए गए चे छे जे जने, टैठे डे तैथे दे धने, पे फे बे भे में, आगे तो आसानी से अपना आप याद हो जाएंगे। कहने का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, उन्हें औष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। पे फे बे भे में उ और औ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे औष्ठीय व्यंजन हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं बात करने लगूं, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, ये बताइए द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है। अगर हम द्वित्व व्यंजन की बात करने लगे, कहने का मतलब द्वित्व व्यंजन की परिभाषा, क्योंकि हर पर्टिकुलर एवरी पार्ट अवेलेबल ऑफ द डेफिनेशन, किसी भी पार्ट की अपनी एक परिभाषा है जो एग्जामिनर पूछता है। द्वित्व व्यंजन की बात करने लगे, द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, ऐसे व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, ऐसे व्यंजन जब किसी भी व्यंजन में, जब किसी भी शब्द में एक साथ एक समान, थोड़ी गौर करना, जब किसी भी शब्द में एक साथ एक समान दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जब किसी भी शब्द में एक साथ एक समान दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत आसान है, जैसे मैं बात करने लगूं धक्का, मुझे ये बताइए डबल के आया नहीं आया, कहने का मतलब डबल व्यंजन का प्रयोग किया गया एक साथ, तो ये क्या हुआ, द्वित्व व्यंजन हुआ, एक साथ है, कहने का मतलब एक साथ और एक समान। जैसे मैं बात करने लगूं, मेरा है, आपसे पूछा जाएगा मुक्का, आप मुझे ये बताइए क्या मुक्का है नहीं द्वित्व व्यंजन। जैसे मैं बात करने लगूं सज्जन, देखिए है द्वित्व व्यंजन या नहीं, कहने का मतलब जब किसी भी शब्द में एक साथ एक समान, जब किसी भी शब्द में एक साथ एक समान दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे मैं बात करने लगूं सच्चा, बताइए ये द्वित्व व्यंजन है या नहीं है। तो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा, जब किसी भी शब्द में एक साथ एक समान दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में, लेकिन संयुक्त व्यंजन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा वो सब हमारे इसी दायरे में आना चाहिए। पहला हमारा पार्ट आता है संयुक्त व्यंजन। अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करने लगूं तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन है 4। नंबर 1 आता हमारा कक्षा वाला 6, नंबर 2 आता है गैज्ञानी वाला गै, नंबर 3 जो हमारा आता है, अगर मैं बात करने लगूं, तय त्रिशूल वाला त्रय, नंबर 4 आता है श्रृंगार वाला से। अब आपसे पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसमें स्वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता।
संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनमें स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से बनने वाले वर्णों को, व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से बढ़ने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करने लगे तो ये प्रमुख चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, आधा क और स। ये क्या आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है, आधा क और स से मिलकर क्या बना, संयुक्त व्यंजन बना। आपसे पूछा जाएगा ज आधा और अणय आधा, अनय पूरा, क्या बना, संयुक्त व्यंजन बना। आपसे पूछा जाएगा आधा त और र, क्या बना, संयुक्त व्यंजन बना। आपसे पूछा जाएगा स और र से क्या बना, संयुक्त व्यंजन बना। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं आपको, क्योंकि पता नहीं वो कहां तक चला जाए, उससे आगे तो रखना है, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, ये बताते रहो आप। अगर हम बात का सिलेक्शन कराना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए जब हम आगे चलेंगे, मैं इसके बारे में बात करने लगूं, अगर ये कंडीशन आपके पास हो जाए, ये हलंत लगा है, आपसे पूछेगा इसको खोलकर बताइए, कहने का मतलब इसमें आधा क और आधा से आएगा, तो ये राइट है। ये भी अगर मैं बात करने लगूं, एक हमारा पार्ट ये हो गया, ये बिल्कुल राइट है। अगर यहां हलंत लगा है तो दोनों में हलंत लगाएगा। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट बात करने लगूं 6, जैसे मैं बात करने लगूं आधा क और पूरा से, ये भी बिल्कुल राइट है। समझ गए, कहने का मतलब अगर इसमें हलंत लगा है तो इसमें भी हलंत लगा होगा, दोनों में। अगर इसमें हलंत नहीं लगा है तो सिर्फ पहले में लगा होगा, दूसरे में हलंत बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। ये जानकारी सभी के साथ इक्वल प्रयोग होगी। अगर यहां हलंत लगा है तो दोनों में हलंत लगा आएगा, अगर यहां हलंत नहीं लगा तो सिर्फ पहले में हलंत लगा आएगा। अगर ये कंडीशन आ जाए, तीनों एक साथों में लगा आ जाए, फिर भी सही है। अगर कंडीशन आपकी बदल दी जाए, यहां लगा ना आए और यहां लगा दे, अगर मैं कहने लगूं ये हमारा 6, यहां लगा नहीं है और यहां दोनों में लगाकर दे दिया, ये भी सही था। यहां तो लगा नहीं है हलंत, यहां दोनों में लगाकर दे दिया, तो बिल्कुल गलत है। हिंदी के अगर मैं हिंदी वर्ण, ये आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा, अगर आप इसको एक बार हल्का सा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने डिटेल्ड में बताया है, किसी में भी आपको डाउट नहीं लगेगा। अगर मैं हिंदी की बात करने लगूं, हमने एक पहला वीडियो हिंदी का बनाया था जो वर्णमाला का था। वर्णमाला में किसी भी पार्ट में 7 से 8 से 10 क्वेश्चन तक आते हैं। अगर आपके वर्णमाला याद है ना, तो ये समझ जाइए आधी हिंदी आपके याद हो गई। और हिंदी को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे याद हो जाएगी हवा की तरह, जैसे हवा निकल जाती है ना सामने से, हवा की तरह याद हो जाएगी। वो विश्वास आप मेरे पर डालिए, मैं एक एक पार्ट आपको याद कराऊंगा। हमने पहला पार्ट पढ़ा था, फिर हमने सेकंड पार्ट लिया, अब हम थर्ड पार्ट लेंगे। कहने का मतलब हम हिंदी को 3 भागों में विभक्त करेंगे। अगर मैं एक साथ इनबिल्ड करूं, और मैं जो 4th वीडियो अपनी बनाऊंगा, सारी हिंदी को मैं वर्बली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और उसी प्रकार मुझे आपसे याद चाहिए। अगर मैं बात करने लगूं, ये हमारा आज का हिंदी का पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। आपके किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करिए, अच्छा ना लगे तो अच्छे कमेंट बिल्कुल भी मत करिए। अगर हम बात करने लगे, हमें आपके सपोर्ट और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।